हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये फ्लूइड मैकेनिक्स का, या आप बोल सकते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम सीखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन कैसे निकालते हैं और ये कहती क्या है और इसका कैसे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, उसको कैसे यूज़ करेंगे। एक फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैसे भी समझना जरूरी है कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स में या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है बर्नौलीज थ्योरम। क्या है हमारी बर्नौलीज थ्योरम की हम आज बात करने वाले हैं। बर्नौलीज थ्योरम, देखो बर्नौलीज थ्योरम कहती क्या है। बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड हो, अगर किसी पाइप में से, किसी भी पैसेज में से एक स्ट्रीम लाइन फ्लो फ्लूइड हो रखा हो। अब आपको पता होगा स्ट्रीम लाइन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन, टर्बुलेंट, ये पढ़े होंगे। स्ट्रीम लाइन फ्लो फ्लूइड हो तो जो उसकी आपकी फ्लूइड की टोटल एनर्जी होती है वो पूरे फ्लो में कंजर्व्ड रहने वाली है। जो फ्लूइड की टोटल एनर्जी होगी वो पूरे फ्लूइड में, यानी मैं फ्लूइड में कहीं भी कोई भी पॉइंट उठा लूँ, एक पॉइंट यहाँ उठा लूँ, एक पॉइंट यहाँ उठा, तो इन पॉइंट्स पर यहाँ जो टोटल एनर्जी है फ्लूइड की, यहाँ जो टोटल एनर्जी है, यहाँ जो टोटल एनर्जी है, वो इक्वल रहने वाली है। अब ये टोटल एनर्जी तीन तरह की होती है एक फ्लूइड के पास। एक फ्लूइड के पास तीन तरह की एनर्जी होती है। हम प्रूव क्या करेंगे, वो होगी पहली होती है उसकी प्रेशर एनर्जी P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। यहां पर P1 प्रेशर है जो इधर से लग रहा है, P2 प्रेशर है जो उधर से लग रहा है। एक फ्लूइड इधर रहा, इधर से प्रेशर मार रहा होगा, एक फ्लूइड उधर रहा जो उधर से प्रेशर मार रहा होगा। यहां पर हमने क्या किया है, ये एरिया और इस एरिया में फर्क है। ये एरिया अगर A1 है तो ये एरिया A2 है, याद रखना। ये दोनों एरिया अलग अलग है, सेम हो जाएंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज होगा, क्योंकि हर बार सेम नहीं होंगे, अलग हो सकते हैं। अलग सेम हुए तो रख देंगे, नहीं हम अलग लेकर चल रहे हैं, समझे। रो डेंसिटी है इस फ्लूइड की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, H1 हाइट है पॉइंट ऑफ फ्लूइड। जैसे मैंने पॉइंट अभी यहाँ पर लिया है तो यहाँ की बेस से कितना हाइट पे, अभी मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसको H1 मान सकते हो कि इस पॉइंट पर ले रहा हूँ तो H1 यहाँ बेस से कितना है, H2 उसकी हाइट बेस से कितनी है, V1 इस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, ये V1 इस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, V2 इस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है। तो आप ये प्रूव करोगे हाफ P1 रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर और P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये डेरिवेशन हम प्रूव करने वाले हैं। ये टोटल एनर्जी होती है फ्लूइड के पास, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होती है, यहाँ पर रो v स्क्वायर आ गया। हाँ सही है, वो फॉर्मूला में चेंज हुआ इसलिए हाफ रो v, बट ये है बट काइनेटिक एनर्जी ही, ये है काइनेटिक एनर्जी। कैसे आए, अब इसको प्रूव करेंगे। इन सारी बातों को हम इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे कि ये इक्वल टू ये होता है, ये टोटल एनर्जी एट वन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, यानी टोटल एनर्जी फ्लूइड फ्लो में कंजर्व्ड रहती है। टोटल एनर्जी फ्लूइड की चेंज नहीं होती। ये बोला मिस्टर बर्नौलीज ने, बर्नौली ने ये बात बोली, और बर्नौली ने बोली तो हमने बोला कि यार प्रूव करके दिखाओ। तो बर्नौली ने बोला कि लो सर अभी कर देते हैं प्रूव। तो प्रूव देखो इसका कैसे है, बड़ा ही आसान सा प्रूव है, समझो। और ये सारी बातें हो रही हैं, याद रखना, स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए। किसके लिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए हुई है, टर्बुलेंट फ्लो नहीं है। ये टर्बुलेंट फ्लो होगा तो ये वैलिड नहीं हो पाएंगी, याद रखना। ये जो इक्वेशन है ये वैलिड नहीं होगी टर्बुलेंट फ्लो पे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि इधर से प्रेशर, ये जो फ्लूइड है इधर से P1 प्रेशर बना रहा है, इधर भी कुछ फ्लूइड होगा वो P2 प्रेशर बना रहा होगा, इधर का एरिया A1 है, इधर का एरिया A2 है। फ्लूइड अभी था A पोजीशन पर, फ्लूइड था AB, इस एरिया में कुछ फ्लूइड था, यहाँ पर कुछ फ्लूइड भरा पड़ा था। यहाँ की हाइट H1 है, यहाँ की हाइट H2 है। मान लो डेल्टा T टाइम बीत गया, है ना,
बीत गया। तो फ्लूइड तो ए बी थे, ए बी पे था, वो ए बी से ए डैश बी पे चला गया। देखो फ्लूइड अभी था ए बी, ये रहा ए बी, यहाँ से ऐसे आगे चला गया ए डैश बी पे। समझ में आई? इन डेल्टा टी टाइम ए बी से ए डैश बी डैश पे गया। यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, तो यहाँ की वेलोसिटी होगी V1, यहाँ की वेलोसिटी होगी V2। क्योंकि एरिया अलग है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। वॉल्यूम तो इक्वल रहेगा, चेंज कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ की टोटल एनर्जी निकालेंगे, इस पॉइंट की उस पॉइंट की। अब समझो ए बी पॉइंट से जो फ्लूइड है वो ए डैश बी डैश पर गया, तो कुछ वर्क डन हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा? कुछ वर्क डन किया होगा हमने। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 5th चैप्टर में, वर्क एनर्जी पावर में, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद होगा सबको, बच्चों को ये, जिसको नहीं याद तो सुन लो। एक फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्स, जितने भी फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं उन सबका वर्क डन ऐड कर दो तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। सिंपल सी बात। तो यहां पर देखो कितने वर्क डन लग रहे हैं। सबसे पहला प्रेशर के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, फ्लूइड का वर्क डन है। इधर से प्रेशर पड़ रहा होगा फ्लूइड के, फ्लूइड पीछे वाला फ्लूइड पानी चल रहा है तो आगे वाले को धक्का मार रहा होगा, तभी तो ये यहां से आगे गया होगा। तो प्रेशर फोर्स ने एक वर्क डन किया है। किसने किया है? इस प्रेशर फोर्स ने वर्क डन किया है। ये प्रेशर फोर्स इसको आगे जाने से रोक रहा होगा। सर अरे यार ये प्रेशर बज रहा है फ्लूइड का, तो ये इसको आगे भेज रहा होगा। इधर से प्रेशर पड़ रहा है तो ये इसको रोक रहा होगा। तो ये वर्क डन नेगेटिव में लेंगे हम जब लेंगे तो ये वर्क डन नेगेटिव में लेंगे, याद रखना। इधर से पानी जा रहा है आगे को, ये बोल आगे जा आगे जा, वो बोल रहा आगे नहीं जाना पीछे जा, तो वर्क डन नेगेटिव हुआ। बट ये जाएगा तो आगे ही, तो ये वर्क डन ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ का वर्क डन निकालते हैं। पहला ऑल फोर्सेस में सबसे पहला वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। समझे ना? वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। अब जो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स है वो क्या होगा? वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स क्या होगा? जो वर्क डन किया, समझो जो वर्क डन किया ए से ए डैश जाने में, ए से ए डैश जाने में, प्लस जो वर्क डन किया फ्लूइड ने बी से बी डैश जाने में, फ्लूइड ने बी से बी डैश जाने में। यही तो वर्क डन हुआ ना फ्लूइड प्रेशर का। इसने मारा ए से ए डैश, उधर से प्रेशर लगा बट फिर भी बी से बी डैश गया, तो वर्क डन तो हुआ बी से बी डैश। तो हम अभी ये दोनों वर्क डन निकाल लेंगे, ए से ए डैश, बी से बी डैश। अच्छा वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है ना, कोई चीज़ मूव कर रही है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। तो फोर्स कितना होगा? कोई मेरे को पूछे सर फोर्स कहाँ लग रहा है? प्रेशर तो लग रहा है कितने एरिया पे? A1 एरिया पे, तो फोर्स निकाल सकते हो। प्रेशर का एरिया होता है, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हुआ? प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स कितना हुआ? प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पर फोर्स कितना लगा? P1 इनटू एरिया, यानी कि फोर्स हुआ P1 इनटू A1। समझ में आ रही है ना बात? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो यहाँ पर प्रेशर P1 है, इसका एरिया A1 है, तो फोर्स कितना हुआ? P1 इनटू A1। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? समझो ऐसा करते हैं हम, ऐसा करते हैं, यहाँ पर स्पीड थी V1, मान लो यहाँ पर स्पीड थी V1, अच्छा लिखी भी हो रखी है। तो यहाँ पर अगर स्पीड V1 है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है यहाँ पर V1, डिस्टेंस यहाँ पर हमें निकालना है ये कि ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इतने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम कितना लगा इसको? डेल्टा टी लगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया? V1 इंटू डेल्टा टी। V1 क्या है? स्पीड है, यहाँ की वेलोसिटी है, कुछ भी बोल दो। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे दूँ मैं, अगर मैं इसको वेलोसिटी मानूँ तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? V1 इंटू डेल्टा टी। ये क्या आई मेरी? ये आई डिस्प्लेसमेंट। अरे यार ये फॉर्मूला क्या? स्पीड इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम डेल्टा टी है, स्पीड मुझे पता थी यहाँ पर V1 है, तो मैंने स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गई V1 इंटू डेल्टा टी। तो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो वर्क डन ए से ए डैश जाने का हुआ P1 A1 V1 डेल्टा टी। V1 इज स्पीड या वेलोसिटी, यहाँ पर जो कितनी है
सही है, इसको छोड़ दो, वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वॉल्यूम वैसे इक्वल ही रहेगा, इतना वॉल्यूम वो वॉल्यूम, तो भूल जाओ इसको। अच्छा V1 कंफ्यूज मत करना, हम स्पीड की बात कर रहे हैं। क्लियर हुई? ऐसे ही आप क्या करो, वर्क डन एट BB डैश निकाल लो। BB डैश में कितना वर्क डन लगेगा, BB डैश से कितना वर्क, देखो इतना ही लगेगा बट नेगेटिव में लगेगा, इतना ही लगेगा बट नेगेटिव में लगेगा। जो वर्क डन BB डैश हुआ पहले निकाल लो, अच्छा पहले निकाल लो कितना लगेगा। यहाँ पर लगा P1 तो यहाँ पर लगेगा P2 A2 इंटू, वहाँ पर स्पीड कितनी थी V2, तो V2 इंटू डेल्टा T। टोटल वर्क डन निकालने की कोशिश करो, ये रखो और ये रखो, ये और ये रखो, बट ये तो P2 इधर लग रहा है तो वर्क डन तो ये माइनस हुआ ना। देखो ये उधर लग रहा है, वो उधर से इधर लग रहा है, तो एक तो माइनस लेंगे, किसी को माइनस ले लो, तो इसको प्लस लेता हूँ, मैं इसको माइनस लेता हूँ, तो क्या हुआ P1 A1 इंटू V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। ऐसा लिख सकता हूँ? इतनी बात समझ में आई है? पक्का? इसको कर देते हैं रब, इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना हुआ, तो यहाँ से अगर मैं मास निकाल लूँ तो मास हुआ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखो यहाँ पर जो फ्लूइड यहाँ से यहाँ गया डेल्टा T टाइम में, बहुत छोटा फ्लूइड गया, बहुत कम फ्लूइड गया होगा, तो मैं उसका मास डेल्टा M ले रहा हूँ, ऐसे ही डेल्टा M ले रहा हूँ। अच्छा ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ, बार बार करते आए हैं ये, आप लोग सीख चुके होंगे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है एरिया, उसको एक और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम बन जाता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया इंटू लेंथ यानी कि वॉल्यूम। तो एरिया कितना है, ये लेंथ हमने निकाल ली थी, लेंथ कितनी थी, लेंथ हमने निकाल ली थी एरिया इंटू लेंथ हमने निकाल ली थी V1 इंटू डेल्टा T। अगर एरिया A1 है, अगर एरिया A1 है तो V1 इंटू डेल्टा T, अगर एरिया A2 है तो A2 V2 इंटू डेल्टा T। तो ये तो बन गया क्या, वॉल्यूम, ये तो बन गया वॉल्यूम A1 V1 डेल्टा T, ये बन गया वॉल्यूम, समझे, ये क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। तो A1 V1 डेल्टा T बन गया क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ, डेल्टा M बाय रो। वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसको इधर कर दूं, ऐसा कर देता हूं, चलो तो मैं क्या करूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा M बाय रो लिख सकता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा M बाय रो। तो वॉल्यूम है ये, यानी कि इसमें देखो A1 V1 डेल्टा T, A1 V1 डेल्टा T, तो ये तो वॉल्यूम हुआ ना, इसकी जगह डेल्टा M बाय रो रख दूं और इसकी जगह भी डेल्टा M बाय रो रख दूं, कोई दिक्कत होगी क्या। ये देखो हमने वॉल्यूम निकाला एरिया बाय लेंथ, तो ये रहा वॉल्यूम, तो ये होता है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम के इक्वल। तो यहाँ से वॉल्यूम इधर गया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आया डेल्टा M बाय रो। तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, इसकी जगह डेल्टा M बाय रो रख दूं, दो स्टेप इकट्ठे कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, तो इसकी जगह रखा मैंने P1, इसकी जगह रखा डेल्टा M बाय रो। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये मास और ये मास अलग हो, अरे ये मास सेम होगा ना, जितना पानी यहाँ से आगे बढ़ा उतना ही तो वहाँ से आगे बढ़ेगा, चाहे एरिया लगा है पर पानी तो उतना ही बढ़ेगा ना यार। ये थोड़ी है उसका एरिया ज़्यादा सर वहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, अरे जितना यहाँ से गया उतना ही तो आगे जाएगा, मास तो सेम रहने वाला है, M1 M2 नहीं करना, समझो ना। अरे पानी जितना इधर से डालोगे उतना ही तो पाइप में दूसरी तरफ से निकलेगा, इधर से डाला उधर से 2 किलो ज़्यादा निकल आएगा, तो मास तो सेम ही रहेगा ना बेटा, तो इसलिए दोनों में सेम रख रहा हूँ। तो माइनस P2 और यहाँ पर भी रख दो डेल्टा M बाय रो। तो ये वर्क डन आया प्रेशर फोर्स का, इसको नोट करो, आगे चलते हैं, प्रेशर फोर्स का, ठीक है। चले अब सुनो, अगला वर्क डन निकाल लेंगे हम, वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी भी तो कोई वर्क डन कर रही होगी ना, ये पाइप हवा में है, थोड़ी हाइट पे है, तो ग्रेविटी लग रही होगी इसके ऊपर, इसके ऊपर ग्रेविटी नहीं लग रही होगी। तो ग्रेविटी का फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, सबको पता है, जिसको नहीं पता वो जाकर क्या करे, पढ़ ले थोड़ा सा।
तब याद में आ जाएगा वर्क एनर्जी पावर से कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होते थे। मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव होता है, मेरी बात मान लो। तो ग्रेविटी का फोर्स होता है कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालने का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था। सर कितना कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा वर्क एनर्जी पावर में। वर्क एनर्जी पावर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स निकालने वाले हम। समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो सही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये माइनस माइनस को बदल दो तो क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। ऐसा कर सकता हूँ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन चेंज कर दिया, कुछ नहीं किया। अब इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी ए, ये थी ए बी थी इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन है ए डैश बी डैश। तो मैं लिखूँ इनिशियल पोजीशन क्या, इनिशियल पोजीशन क्या करूँ, यू ऑफ ए डैश या ए बी इनिशियल पोजीशन थी, माइनस ऑफ यू ऑफ ए डैश बी डैश। इस वर्क डन को लिखा रहने दो, रब कर देते हैं, बाद में लिख लेंगे, याद रखो इसको, रब ही कर देते हैं। सही। अब देखो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, अब मैं इसको ब्रेक करूंगा अपने हिसाब से, है ना, अपने हिसाब से, मतलब तुम्हें काम तो आएगा। सुनो, अब देखो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ये रहा ए बी को लिख सकता हूँ ए डैश बी, ए डैश प्लस ए डैश बी, ए बी बना ए डैश प्लस ए डैश बी, ये रहा ए बी। तो इसमें ये और ये जोड़ दूँ, ये और ये जोड़ दूँ तो ए बी ही तो बनेगा। तो मैं इसको लिख दूँ यू ए डैश प्लस यू ऑफ ए डैश बी माइनस ए डैश बी को लिखूं यू ऑफ ए डैश बी प्लस यू ऑफ बी डैश। ए बी को और ए डैश बी को तोड़ दिया, ए बी को ए डैश बी, ए डैश बी को ए डैश बी और बी डैश ऐड करके लिख दिया। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान। इसको खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। मैं खोल लेता हूँ ब्रैकेट, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये और ये तो कट गया। बचा क्या, ए डैश की पोटेंशियल बी डैश की पोटेंशियल। ए डैश है, मैं बोल लेता हूँ ये हाइट यहाँ से h1 है, ये हाइट यहाँ से h2 है। तो ये कितने पोटेंशियल पे पड़ा यहाँ पर, h हाइट पे। इसका मास कितना था, m था। इसका मास कितना था, m था ना, m था ना इसका मास, इसका डेल्टा m था, इसका मास था डेल्टा m। तो मैं लिखूँ ए डैश की पोटेंशियल डेल्टा m g और h1, और इसकी क्या लिखूँ, ये माइनस है, ये माइनस था ना, माइनस 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 ही होगा, माइनस ऑफ डेल्टा m g h2। तो ये आई क्या, वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये समझ में आया पक्का। अब मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ। ये मेरा टोटल वर्क डन हो गया ना, वर्क डन तो टोटल यही हुआ, और तो कोई वर्क डन नहीं हुआ इस फ्लूइड के ऊपर, नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, फिर इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वेट। इसको लिखा रहने देते हैं, ये क्या आई है, सही है। तो मैं अब निकालता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल ए डैश बी माइनस के ए डैश ए बी। के ए डैश बी को फिर देखो वैसे ही तोड़ूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी, ए डैश बी को कैसे लिख सकता हूँ, ए डैश बी प्लस के बी डैश माइनस ऑफ ए बी को लिखूँ कैसे लिखूंगा, के ए डैश प्लस ए डैश बी। इसको ब्रैकेट खोल दो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब ये ए डैश बी और ये कट गया। अब काइनेटिक एनर्जी हो बी बी डैश की काइनेटिक एनर्जी कितनी, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी थी, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी थी, v2 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूँ हाफ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं हाफ डेल्टा m, मास कितना है, और v2 का स्क्वायर, और इसकी जगह लिखूंगा हाफ डेल्टा m v1 का स्क्वायर। समझ में आई, ये आई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इन तीनों चीज़ों को इक्वेट कर दो, इक्वेट। क्या क्या आई हमारे पास, देखो जरा, मैं इक्वेट कर रहा हूँ, इसको लिखा रहने दो, नोट कर लिया, पॉज करके करो, मैं रब करने वाला हूँ, ठीक है। ये दो
मैं क्या करता हूँ, हमारे पास क्या क्या आई थी, हमारे पास वर्क डन आया था पहले प्रेशर का, फिर आया था ये वाला वर्क डन, उसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख दो। हमारे पास पहले वर्क डन का क्या आया था, डेल्टा, अच्छा वो आया था P1 डेल्टा m बाय रो माइनस P2 डेल्टा m बाय रो। सही है, ये आया था वर्क डन बाय क्या, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। इसको ऐड करो प्लस ये वाला वर्क डन डेल्टा m g H1 माइनस H2, है ना, कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो कितनी आई, वो आई हाफ m डेल्टा m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। मैंने कॉमन ले लिया, डेल्टा m हाफ बाहर निकाल लिया, दोनों में सेम था तो ये कर दिया। सही है, अब यहाँ से देखो, यहाँ भी डेल्टा m, यहाँ भी डेल्टा m, यहाँ भी डेल्टा m, यहाँ भी डेल्टा m, इन सब में से डेल्टा m कॉमन लोगे तो ये डेल्टा m, ये डेल्टा m, ये डेल्टा m और ये डेल्टा m कट जाएगा, सारे डेल्टा m कट गए, कॉमन लिया तो कट गए। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, P1 बाई रो, P2 बाई रो और G H1 बाई H2। देखो यहाँ पर भी रो आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सारी इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड्स को रो से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर रो से मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, मल्टीप्लाई, एक स्टेप और करना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय रो से मल्टीप्लाई किया तो ये रो और ये रो कट गया, तो क्या बचा P1। सही है, यहाँ से भी रो और रो, यहाँ से भी रो कट गया, तो क्या बचा माइनस P2। सही है, इसको रो से मल्टीप्लाई किया, इसको रो से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, प्लस रो G H1, खोल दिया इसको, फिर आएगा माइनस रो G H2, है ना, खोल दिया, रो G H2 और रो G H2 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा हाफ रो V2 का स्क्वायर और यहाँ आएगा माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। रो को सबसे मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करो, माइनस वाले इधर ले आओ, इधर माइनस वाले उधर ले जाओ, तो हमारी इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, देखो P1 इधर रखना, पॉजिटिव वाला ये भी इधर रखो, रो G H1 भी इधर रखो, उधर एक माइनस है, उधर उसको इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 को उधर ले जाओ, तेरी यार P2 को ले जाओ उधर ले जाओ, तो इसको भी उधर ले जाओ, तो रो G H2 और ये तो इधर था ही, तो प्लस में ये, हाँ यही तो थी ना बर्नौलीज थ्योरम भैया। कितना आसान प्रूफ है, क्या करना ये, क्यों किया सर, क्योंकि प्रेशर एनर्जी सेम होती है, पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, टोटल एनर्जी सेम होती है, फ्लूइड के हर पॉइंट्स में कहीं भी देख लो, टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, ये कंजर्व्ड किसमें, स्ट्रीम लाइन फ्लो में। बार बार बोलता हूँ, टर्बुलेंट फ्लो में नहीं लगेगी इक्वेशन ये, इसको याद रखो। डेरिवेशन आएगी पेपर में डेरिवेशन आ सकती है, पेपर में आपको सारी बातें दे देगा, आपको कोई एक कंसेप्ट, कोई इसमें सारी चीज़ों में देखे कोई एक चीज़ पूछ लेगा, सिंपल न्यूमेरिकल, बट बर्नौलीज थ्योरम याद रखो। इसकी आगे एप्लीकेशंस हैं कि वो ये बर्नौलीज थ्योरम कैसे कैसे यूज में आती है, कैसे कैसे कांस्टेंट रखने का क्या फ़ायदा है, वो करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक इसको देखो, इसको समझो, अच्छी तरीके से पढ़ो। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक एंजॉय करें, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।